अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। ईरान अमेरिका कशीदगी में बज़ाहिर कोई कमी नहीं दिखाई दे रही बल्कि बरकरार है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े के हल के लिए आपस में तजावीज़ का तबादला भी जारी है, जिसके दौरान एक अहम पेशरफ देखने में आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज से ईरान जंग के दौरान न्यूट्रल रहने वाले ममालिक के आबनाए हुर्मज़ में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को निकालने में मदद करने का ऐलान कर दिया है और इसको प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दे दिया है, जबकि ईरान को ये वार्निंग भी दी है कि इस इक़दाम के दौरान ईरान की जानिब से किसी भी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। ट्रंप की इस वार्निंग का ईरान ने जवाब दे दिया है और आबनाए हुर्मज़ में एक अमरीकी जहाज़ पर मिसाइल फायर किए हैं, जिसके बाद इस जहाज़ के अपना रास्ता तब्दील करने की इतलात सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब ईरान अमरीका तनाज़े को हल करवाने के लिए पाकिस्तान की भरपूर सिफारती कोशिशें जारी हैं और आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए आबनाए हुर्मज़ का अमरीकी मुहासरा ख़त्म करने की शर्त से पीछे हट गया है और अब इसने हुर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने की महज ज़मानत को अपनी तजवीज़ का हिस्सा बनाया है, जबकि ईरानी तजावीज़ पर अमरीकी रद्द-ए-अमल भी पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को मिल गया है, जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। क्या मामला वाकई किसी हतमी हल की जानिब बढ़ रहा है या आबनाए हुर्मज़ में पाई जाने वाली कशीदगी अब भी किसी ब्रेक थ्रू की राह में एक रुकावट है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमांडो रिटायर खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त एक तरफ हुर्मज़ में अमेरिका और ईरान की कशीदगी और इस तनाज़ुर में दोनों ममालिक की जो इस वक्त पॉस्चरिंग दिखाई दे रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सुजैन साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये अभी जो जंग 40 दिन दोनों मुल्कों ने लड़ी, वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वो ख़ास तौर पर अमेरिका के तो हासिल नहीं हो सकते। ईरान का तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उस तरह था ही नहीं, उसने सस्टेन करना था, सर्वाइव करना था, ये मैं डे वन से कह रहा था और वो उसने कर दिखाया। अब जो बारगेन या नेगोशिएशन या कोई डील होती है तो दोनों ममालिक और या दोनों साइडें कम से कम ये चाहेंगी अपने अपने लोगों को ये बताना कि जंग उन्होंने जीती है और दोनों की अपनी अपनी जस्टिफिकेशन भी है। ईरान के पास जस्टिफिकेशन ये है कि उसने 40 दिन एक सुपर पावर बैक्ड बाय इसराइल का मुकाबला किया, सस्टेन किया, इतनी डिस्ट्रक्शन कराई, ह्यूमन लॉसेस कराए, उसके बाद उसको एक लीवरेज चाहिए नेगोशिएशन के दौरान। अमेरिका ये चाहेगा कि चाहे मैं जंग के अंदर वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मैं सुपर पावर हूँ, अभी भी मेरी दुनिया में सबसे बड़ी नेवी है, अभी भी मेरे अंदर बहुत ताकत है, तो दोनों बातें सही हैं। अब हो ये रहा है कि अपने अपने लोगों को एक एलिमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या एलिमेंट ऑफ प्राइड देने के लिए वो ऐसी टर्म्स कर रहे हैं या ऐसे स्टेप्स करते हैं, और अगर स्टेप नहीं कर पाते तो कम से कम बयान ऐसे दे देते हैं जिससे आपको फील होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह कहेंगे तो लगेगा वो जंग जीते हैं, और जिस तरह ईरानी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी लगेगा कि वो जीते हैं। मोर ऑफ ऑप्टिक्स या परसेप्शन है, बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। लेकिन ये भी हकीकत है कि दोनों मुल्कों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो जंग होती है इसके अंदर सिर्फ वेपन्स नहीं बर्न आउट होते, लोग भी बर्न आउट होते हैं। बर्न आउट फिजिकल नहीं, मतलब स्टेमिना वाइज मैं कह रहा हूँ। ईरान ने तो लॉसेस, ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा उठाया, स्कूल की बच्चियाँ 150-160 शहीद हुई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों में लड़ने का बेशक अभी मिलिटरीली थोड़ा बहुत स्टेमिना होगा, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज होंगे। मेरा नहीं ख्याल खुदा न खासा जंग शुरू होती है 10, 20, 30, 40 दिन और लड़ लेंगे तो ईरान खुदा न खासा इनहलाइट हो जाएगा, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप पहले कहते थे, या प्रेसिडेंट ट्रंप को शिकस्त इतनी बुरी हो जाए कि वो ये शिकस्त मान लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आई थिंक इट इज बेटर। खास तौर पर एक आखिरी जुमला इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉकेड हुआ, उसका काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका ने कर दिया। वो भी कोई इस तरह प्रोडक्टिव नहीं या उतना बेनिफिशियल नहीं हुआ कि उन्होंने वर्ल्ड प्रेशर अपने ऊपर ले लिया। पहले स्टैंड लोन वो ईरान का प्रेशर ले रहे थे, अब सारी दुनिया ने जो ऑयल प्राइसेस हो रही हैं, जो इकोनॉमी खराब हो रही है, जो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स और खाद और बहुत सारे केमिकल्स नहीं जा पा रहे, उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्लेम आना शुरू हो गया। और वो ये भी नहीं चाहते कि मेरी ग्लोबल जो अनपॉपुलरिटी है वो अपनी जगह है, लेकिन डोमेस्टिक अनपॉपुलरिटी भी बहुत ज्यादा राइज कर रही है। तो आई थिंक उसकी वजह से उनको अनब्लॉक करना पड़ा ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़, जो कि जेस्चर अच्छा है, जो ईरान को भी मेरा ख्याल एक काउंटर एक रेसिप्लिकेशन देनी चाहिए ताकि कन्वर्ज कर सकें। अगर आप इसी तरह डिटरमिनेट रहेंगे और सिर्फ विन की खातिर आर्टिफिशियली एस्केलेट करते रहेंगे तो वो तो दोनों इलाकों के लिए नहीं, रीजनल के नहीं, मुल्कों के लिए, ग्लोबली लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। चिश्ती साहब, ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च करने के ऐलान को क्या अमरीकी नाकाबंदी में नरमी का इब्तदाई इशारा समझा जाए, या इसको कशीदगी में इजाफे की एक और वजह समझा जाए, जिस पर आज ईरान ने भी रिएक्ट किया है और हुर्मज़ में एक अमरीकी जहाज़ को निशाना भी बनाया है?
जी, ये लास्ट मिनट मेरा ख्याल है ये जंग की तरफ शुरू नहीं हो रहा, ना ये जंग की तरफ दोबारा मुल्क जाएंगे। ये मोर ऑफ, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया, कि पोस्चरिंग हो रही है। अपेरेंटली एक और भी आपने बयान शायद पढ़ा होगा कि ईरान ने कहा, आईआरजीसी ने और उनकी हुकूमत ने कहा कि हमारे साथ नोटिफिकेशन या कोलैबोरेशन के साथ या इंटीमेशन के साथ यहाँ से हम बहरी जहाज गुजरने देंगे, वैसे नहीं, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके गुजरें। बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारे तजिया नगारों का ये ख्याल होगा कि ये बड़ी खतरनाक मूव है, ईरान ने फिर एस्केलेशन की तरफ ले गया है। लेकिन मेरा मानना है कि इसके अंदर एक पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी ये है कि देखिए, इतने दिनों बाद, ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाद इस एरिया में थोड़ा अमन आ रहा है। तो शो स्पॉइलर, खासतौर पर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, वो नहीं चाहती कि इस टर्म्स पर सीज फायर हो जाए कि ईरान को इसी काबिल छोड़ा जाए जो आज काबिल है। तो वो कोई शो स्पॉइलर ये भी कर सकता है कि कोई अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके किसी बहरी जहाज पर हमला हो जाए या डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाए और दोनों का म्यूचुअल ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ है वो ब्रीच हो जाए और फिर हॉस्टिलिटीज की तरफ चले जाएं। तो इन अ वे तो ठीक है कि एक एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान पर होगा। जब कोई बहरी जहाज या शिपमेंट होगी वो इसको बता कर आएगी, तो एक ओनस ऑफ ऑब्लिगेशन होगा। तो आई थिंक ओवरऑल तो पॉजिटिव है अभी तक। अगर अकाउंटेड फॉर ये डॉक्यूमेंट जहाज़ों की मूवमेंट होगी, वेल इन्फॉर्म्ड होगी, तो वो खित्ते के लिए पॉजिटिव है कि कोई मिस फायर या मिस एडवेंचर करने की पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है। सही। अच्छा सर, ईरान ने जो मिसाइल फायर किए हैं अमेरिकी जहाज़ के ऊपर, आपको नहीं लगता इससे तो मसला ज़्यादा बढ़ेगा और इसमें यूएस भी रिएक्ट करेगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कुछ सेगमेंट्स, एलिमेंट्स होते हैं ऐसे जो ट्रिगर हैप्पी भी होते हैं। ये इक्का दुक्का कूलिंग डाउन में हो जाता है। वो इसलिए कि आईआरजीसी के अंदर जो देखा जो एलिमेंट है, कुछ हार्डलाइनर बहुत ज़्यादा हैं, कुछ मॉडरेट हैं, और ऑब्वियसली हर तरह की कॉम्बिनेशन होती है। दूसरा, ईरान का एक एडवांटेज भी है और उसके अंदर कभी कभी एक लिमिटेशन भी आ जाती है। एडवांटेज ये है कि जो इनका तकरीबन 32 डिवीजन है, पूरा मुल्क डिवाइड किया हुआ है, इन्होंने फाइटिंग फोर्सेस बनाई हुए हैं, लोकल कमांडर्स बनाए हुए हैं, उनको असला दिया हुआ है, उनको डिसीजन मेकिंग दी हुई है, इनिशिएटिव दिया हुआ है, टारगेट्स दिए हुए हैं दुश्मन के खिलाफ। तो बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि ईरानियन, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी होती है कि एस्केलेशन के दौरान, हॉस्टिलिटी के दरमियान मिस कैलकुलेट या अंडर एंड ओवर एवेल्यूएट बाज़ दफ़ा किसी चीज़ को करके इस तरह का हो जाए। लेकिन अगर सस्टेन हुआ तो वो डेफिनेटली एक सीरियस मामला होगा। और आई एम श्योर अमेरिका भी ये समझता होगा कि ये स्टैंड लोन का इंसिडेंट होगा, क्योंकि अमेरिका ने ये जो जेस्चर दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का काउंटर ब्लॉक खोलने का, ये बहुत पॉजिटिव है। और ईरान की तरफ से भी अब पॉजिटिविटी ही जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर कंटिन्यू होता है या रिपीट होता है, वो अमेरिका को बड़ा नेगेटिव सिग्नल जाएगा। अच्छा सर, ईरान ने जो अपनी एक पोजीशन में तब्दीली की है और आप नाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी के खात्मे के बजाय इसके खात्मे की ज़मानत पर मामला आगे बढ़ाने के साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो तजावीज़ अमेरिका को दोबारा से भिजवाई हैं, आपको लगता है कि इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकता है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है आ सकता है। और कन्वर्जेंस भी इसीलिए हो रही है कि देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हार्डलाइन 14 पॉइंट्स होते हैं, वो डिजिटली तमाम के तमाम ना अमेरिका एग्री करेगा और अमेरिका जो पुटअप करेगा वो ईरान एग्री नहीं करेगा। ये हार्डलाइनर पॉइंट डाले ही इसलिए जाते हैं कि आपको रूम ऑफ नेगोशिएशन चाहिए होता है, गिव एंड टेक करना होता है, लेट गो करना होता है एक दो पॉइंट आपने, तो उसके लिए फैट ऐड की जाती है। यानी उसके अंदर इन्फ्लेटेड किस्म की डिमांड्स होती हैं जो आपको लगती अनरियलिस्टिक हैं, और बहुत सारे तजिया नगार ये सोचते हैं कि शायद ये नॉन स्टार्टर है, ये तो चल ही नहीं पाएगा एग्रीमेंट जब तक ये माइनस नहीं होंगी। तो वो माइनस बाय डिज़ाइन रखी जाती हैं। ईरान की भी कुछ शराइत जो भी पब्लिक हो रही हैं उसमें भी नॉन स्टार्टर लग रहा है। लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिविटी ये है कि देखिए, सीज फायर ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हुआ है, अमेरिका ने दोबारा शुरू नहीं किया है, और उसकी भी वजह है क्योंकि अमेरिका भी एग्जॉस्ट हुआ है, उनकी मिलिट्री हुई है। अभी उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज फोर्ड वापस पुल बैक किया गया है, जिसमें वो आग लग गई थी। वो 309 दिन के बाद वापस अमेरिका जा रहा है, जो 10 महीने बनते हैं। 10 महीने जरा विजुलाइज करें, वो 4,500-5 हज़ार लोग फ्लोट कर रहे थे 4.5 एकड़ जमीन जो समंदर के ऊपर अमेरिका ने फैलाई हुई थी। उनकी फैमिलीज क्या होंगी, उनकी खुशियां गमियां पीछे बैक होम क्या होंगी, वो कनेक्टेड नहीं होते। जब हम नॉर्मल जमीन पर मुल्कों में होते हैं तो आप फ्लाइट लेके कोई खुशी गमी अटेंड कर लेते हैं, लेकिन ये बहरी जहाज पर नहीं होता। तो अप्रिशिएट करें ह्यूमन एलिमेंट जो इसके अंदर आता है। तो वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट पर बहुत प्रेशर होगा, एक मॉरल कह लें या इमोशनल प्रेशर भी होगा कि फौजों को वापस बुलाया जा सके, खास तौर पर जब एयरक्राफ्ट कैरियर उस तरह कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाए उस 40 दिन की जंग के अंदर जिसके लिए वो इंटेंडेड बनाए गए थे। और उसकी वजह अगर आप पूछेंगे तो मैं बाद में बात कर सकता हूँ, लेकिन वो मकसद नहीं हासिल कर सके जिसकी वजह से पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाए गए, फिर थर्ड ऐड किया गया, फिर एक को पुल आउट कर लिया गया। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूशन उनकी इस तरह मैं सिग्निफिकेंट नहीं गिन पा रहा जितना उनका एक मिथ क्रिएट की गई थी अराइवल से पहले। अच्छा सर, ट्रंप साहिब का भी दौरा चीन होने वाला है, 15 मई को वो जा रहे हैं। डू यू थिंक कि उससे पहले या उसके बाद वो अचानक से कोई सरप्राइज दे सकते हैं, डील कर सकते हैं? सीज फायर तो चल रहा है, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट भी तो आ सकता है। जी, मैं तो उस दिन भी कहा था जिस दिन इन्होंने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, याद है आपको, कहा था, थ्रेट किया था कि आज रात में हमला कर दूंगा, सीज फायर खत्म कर रहा हूँ।
और सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा मैं ईरान की। और मैं एक चैनल पर ही था, तकरीबन 1 घंटा रहता था वो सीज़ फायर ख़त्म होने थे, तो मुझे होस्ट ने पूछा कि जी आपका क्या ख्याल है, अभी तो 1 घंटे बाद बमबारी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा था शायद प्रेसिडेंट ट्रंप कंटिन्यू कर दें, सीज़ फायर कर दें, कंप्लीटली एक्सटेंड कर देंगे। तो वो हैरानगी हुई उनको। तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वही सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी है। और जाहिर है चाइना के साथ जो डेट शेड्यूल हो रही हैं वो इतनी आसानी से रीशेड्यूल होने में भी प्रॉब्लम होगा। वो आई एम श्योर चाइना को कुछ कहना भी चाहते होंगे। तो कुछ ना कुछ तो टेक होम ना सिर्फ अपने लोगों के लिए लेकिन चीनी लीडरशिप के लिए भी प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे मैं कुछ लेकर जाऊं ऐसी सिचुएशन जो तो प्रेडिक्टेबल ये दौरा जो है ये बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लाइक इसके अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं। आई होप एंड प्रे कि होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं एस्केलेशन जो इस वक्त स्टेलमेट है, जो गो नो गो की पोजीशन है, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें नहीं जाएंगे, इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होगी तो जाएंगे। अच्छा सर, पाकिस्तान का जो सालसी किरदार है उसकी तो ट्रंप साहिब भी बार बार गवाही देते हैं और फील्ड मार्शल साहिब की बहुत तारीफ करते हैं। ये आपको सालसी जो है ये कितनी कामयाब होती दिखाई दे रही है, जबकि आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अब्बास इराक़ची से रब्ता भी हुआ और अमेरिका ने अपनी तहवील में लिए गए जो ईरानी क्रू मेंबर्स थे जो जहाज़ में थे उनको भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। सो हाउ डू यू सी दिस? जी देखिए, एक बात तो है कि पाकिस्तान की बहुत सिग्निफिकेंट रही है और पाकिस्तान के लिए ये गेन करना पोजीशन है, बहुत बड़ी एडवांटेज पोजीशन है। क्योंकि देखिए पिछले साल मई का याद करें, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 1 साल हो गया जब इंडिया ने 4 मई को समझा होगा कि हम दुनिया में लेस रेलेवेंट है, तो हमें लीस रेलेवेंट कर दिया जाए, सबक सिखा दिया जाए, भावलपुर और 8-9 जगहों पर हमला करके, और चॉइस ऑफ वेपन्स भी किया, चॉइस ऑफ टाइम भी किया और चॉइस ऑफ रीजन भी वो करना चाह रहे थे कि हमने समझा तो दहशतगर्दों को मार रहे थे और पाकिस्तान ने हम ही पर हमला कर दिया। हिंदुस्तान चाहता था कि हम लीस्ट रेलेवेंट हो जाए, तो हम लीस्ट रेलेवेंट होने की बजाय ना सिर्फ बहुत रेलेवेंट हो गए, लेकिन उस वक्त हम हुए थे इस खित्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया ने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसको एंगेज किए बगैर इस खित्ते में अमन नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल। 1 साल गुजरा, हम लीस्ट रेलेवेंट से रेलेवेंट होते ग्लोबल रेलेवेंस में चले गए। तो हमने जो अपना मकाम लेना था दुनिया की नजर में, एक पीस लविंग कंट्री जो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करती, दुनिया में अमन चाहती है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज देखना चाहती है, वो पोजीशन हमने रीगेन कर ली है। एंड वी होप एंड प्रे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का मूड ऐसे ही रहे और ताकि हम रेलेवेंट भी रहे, क्योंकि उनका जाहिर है बहुत सारे खदशात उनके बारे में होते हैं, लेकिन अभी तक हमने एक न्यू फाउंड जो अपनी पोजीशन है, जो जाहिर है बहुत सारी दुनिया में मुल्कों को अच्छी नहीं भी लग रही होगी, लेकिन हमने जो हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत एलिमेंट ऑफ प्राइड भी है और बहुत पॉजिटिव है, ना सिर्फ लोकली बट इंटरनेशनल ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं। राउंड 2 पाकिस्तान में होता आप कब तक देख रहे हैं, कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि कब तक राउंड 2 पाकिस्तान में हो सकता है? फिजिकली मैं अभी फोर्सी मुझे नहीं लग रहा, लेकिन एक सेरेमोनियल किस्म का किसी जगह भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले ये पेपर्स पर ही ट्रांजैक्शंस होती रहेगी, एक दूसरे को एग्रीमेंट प्रपोजल्स, रीमॉडिफिकेशन, रीडिजाइन, एडजस्टेबल करके मुझे लगता है करते रहेंगे जब तक ये यहाँ फिजिकली बैठने से तो नहीं हुआ। तो अब मुझे लगता है कि डिस्टेंट हाइब्रिड ही होगा, कि कनेक्टिविटी रहे भी लेकिन ना भी हो, और जब हुआ तो फिर मेरा ख्याल एक सेरेमनी पॉसिबली है वो कहीं भी हो सकता है और हम दुआ होंगे कि पाकिस्तान में ही हो। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मौजूदा सियासी और अदालती मंजरनामे पर PTI क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। झगड़ा साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों को डिस्पोज ऑफ किया, आई यूज़ द राइट वर्ड, और उसके डिस्पोज ऑफ भी कर दिया और वो दरखास्तें नहीं सुनी, और ये कहा गया कि 7 मई को जो मेन अपील्स हैं उनके ऊपर मतलब बाकायदा हेयरिंग होगी और फिर हुक्मनामा जारी किया जाएगा। PTI को क्या लग रहा है कि क्या ये अदालत सज़ा ख़त्म कर देगी, क्योंकि जिस तरह से आज डिस्पोज ऑफ किया गया एक मामला, सुने बगैर ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। आर यू होपफुल कि कोई फ्रूटफुल फैसला आपकी फेवर में, आपकी जमात की फेवर में आ सकता है? देखिए, ये अदालतें जब तारीख में चाहती हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे देती हैं और 50 साल बाद जब चाहती हैं तो फिर कहती हैं कि वो फैसला गलत था। यही अदालतें जो है वो नवाज शरीफ को पहले जो है वो डिस्क्वालीफाई करती है और सज़ा देती है, फिर उनको जो है वो बीमार होने के तहत लंदन भेजने की इजाज़त देती है, और फिर जब 4 साल वो 4 हफ्ते की छुट्टी मना के 4 साल बाद आ जाता है तो लाहौर एयरपोर्ट पे उनको रेड कार्पेट बिछा के उनकी सज़ा पहले मुअत्तल कर देती है और फिर जो है वो रिवर्स भी कर देती है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की अदालतों की तारीख है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये कहूँगा कि उम्मीद होनी चाहिए अदालतों से भी, और उम्मीद ये भी होनी चाहिए कि ये निज़ाम जो पाकिस्तान की जमहूरियत का है ये एक बार फिर आइन और कानून के दायरे में आए।
सही। तो झगड़ा साहब, अब आप लोगों की मतलब कोई उम्मीद नहीं है अदालत से, मुझे तो आपकी बात से यही एक इम्प्रेशन मिला है। नहीं, मैंने आपको ये बताया है कि पाकिस्तान के निज़ाम की जो असलियत है वो आज क्या है। सही। उसमें जो हकीकत है वो हर पाकिस्तानी को नजर आ रही है। एंड झगड़ा उसमें साहब, अब ये 90% गिले शिकवे तो पाकिस्तानी जो आपके है वो इमरान जस्टिफाइड है। खान को सपोर्ट करते हैं, जी। शायद 10% जो है वो ना करते हैं। सही। वो लेकिन उन 10% की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हुकूमत में है। लेकिन तारीख हमें ये सिखाती है कि ये वक्त खत्म हो जाता है, चूंकि पाकिस्तान पे काबिज वो टोला है जिनकी शायद 10% सपोर्ट है, और कुछ लोग तो कहेंगे कि वो 10% भी मैं ज्यादा कर रहा हूं, तो उनको हर हरबा इस्तेमाल अच्छा करना सर, पड़ता जस्ट है। इन केस अगर एक वैसे सिनेरियो बोलते हैं कि अगर उनकी 50% सपोर्ट है तो 50% सपोर्ट आपकी है, फिर आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, वो क्यों नहीं सड़कों पे आ रहे? पीटीआई कोई स्ट्रेटजी क्यों नहीं दे पा रही? हम सुनते हैं कि एक तहरीक चलेगी, फिर फलां फोर्स बनेगी, अच्छा रमज़ान आ गया, रमज़ान के बाद हम ये करेंगे, कुछ फ्रूटफुल हो नहीं रहा। वर्कर्स बहुत ज़्यादा, जो वर्कर है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो वैसे ये एक क्रेडिट आप किसको देंगे? नहीं, एक बात ये बड़ा जो है वो लोडेड क्वेश्चन है। यानी जब आप कह रही हैं कि क्यों नहीं सड़कों पे आ रही, तो यानी आप कह रही हैं कि सड़कों पे आना नहीं, चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, जो एक पीसफुल एहतजाज एहतजाज होता है करना वो चाहिए। करना चाहिए। एहतजाज जब आप करते हैं तो सबसे पहले तो ये मिसाल ले लें ना, इस्लामाबाद में एहतजाज करना ही गैर कानूनी करार दिया। जब आप ये माहौल बनाते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो एहतजाज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मैंने आपको कहा कि जब हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है, अब उनको हर हरबा इस्तेमाल करना है कि वो लोगों का गुस्सा जो है वो एक्शन में ट्रांसलेट होने से रोके। सही। आखिरी बात सुजैन ये जी। कि हाँ, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं, और जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल मसाइल के जिम्मेदार हम सब ही हैं। सही। अच्छा सर, अब क्योंकि अलीमा बीबी भी बहुत कहती हैं कि जी 10,000 बंदों को अडयाला जेल के बाहर आना चाहिए, लास्ट टाइम उन्होंने कहा। अब कल दोबारा से जो पार्टी ओहदेदारान हैं और एमएनएज हैं, उनको उन्होंने कहा है कि आप अडयाला जेल के बाहर आएँ। लास्ट टाइम भी इतने ज़्यादा लोग नहीं गए थे, और अलीमा बीबी को ये कॉल देनी पड़ती है, उनको ये भी कहना पड़ता है कि जिनके ऊपर केसेस नहीं है एटलीस्ट वो लोग तो आएँ। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कॉल तो पार्टी की आला क़यादत को देनी चाहिए, और बार बार अलीमा बीबी कॉल देती हैं और बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आता, कोई भी नहीं पहुंचता। जितनी तादाद में एमएनएज एमपीएस को अपने साथ लोगों को लेके आना चाहिए, उस तरह से नहीं आते। नहीं सुजैन, पहली चीज तो ये कि असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो आईनी या कानूनी मुलाकातें हैं वो क्यों या कैसे नहीं होती, और जब 5 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है और उनको मेडिकल इश्यूज होते हैं, सीरियस मेडिकल इश्यूज होते हैं, आंख की बीनाई का मसला पड़ता है, और उनको हुकूमत को रात के अंधेरे में अस्पतालों में ले जाना पड़ता है और वापस लाना पड़ता है, उसके बाद हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, हुकूमत की बात पे यकीन करना बड़ा मुश्किल। पहली बात। दूसरी बात, जिस वजह से लोग आते हैं या नहीं आते, वो वही वजह है जो मैंने आपको पहले जो है वो बयान की। हुकूमत ने माहौल ही ऐसे बनाया, आपने देख लिया है, हर हफ्ता जो है इमरान खान की बहनें वहां पे अरेस्ट हो जाती हैं, किसी ने छोड़ना नहीं होता। बहुत से लोग बहुत बार गए। बहरहाल यहाँ पे भी मेरी सजेशन ये होगी कि पार्टी लीडरशिप फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करके एक जो है वो प्लान, एक स्ट्रैटेजी बनाए। फैमिली की फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियसली बिल्कुल समझ में आती है। जब तक कोऑर्डिनेटेड जो है वो एक्शन नहीं होगा, जो भी एक्शन है, और हुकूमत ने वैसे ही जो है वो ब्रेकेज ऑफ द लॉ को मोनोपोलाइज किया है, तो उस कंफ्यूजन का शिकार जो है वो पार्टी होगी, और जो पार्टी के मुखालिफ हैं उनको ये मौका मिलेगा कि वो जो है वो डिबेट को गलत तरफ ले जाए। यानी इस तरफ पे फोकस रखने के बजाय कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को उनकी आईनी और कानूनी मुलाकातें क्यों नहीं छोड़ी जा रही, डिबेट इस पे जाएगी कि अलीमा बीबी क्यों कॉल दे रही है, पार्टी क्यों कॉल नहीं दे रही, पार्टी क्यों कॉल दे रही है, अलीमा बीबी क्यों नहीं दे रही, लोग जाते क्यों हैं, लोग जाते क्यों नहीं। अच्छा सर, एक यहीं पे एक मेरे जहन में सवाल आया कि अगर 10,000 बंदा अडयाला के बाहर चला जाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि खान साहिब को किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाए जहां पे इतने ज्यादा लोग ना जा सके। मेरे ख्याल में दोबारा से
फोकस ये होना चाहिए कि इमरान खान को उनकी आईनी और कानूनी हक मुलाकात की क्यों नहीं दी जाए। फोकस ये होना चाहिए कि इमरान खान को अदालतें जो है वो इंसाफ क्यों नहीं दे रही, और जो इस रजीम के करीब सहाफ़ी हैं वो अपने यूट्यूब व्लॉग्स पे ये क्यों नहीं कहते, ये क्यों बार बार कहते हैं कि इस सब का जो ताल्लुक है वो आइन या कानून से नहीं है, वो इस निज़ाम की जो है वो मोनोपोली ऑफ द लॉ से। चलिए अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। फोकस इन बातों पे होना चाहिए, फोकस इस बात पे होना चाहिए, अगर आप ब्रॉडर जाएं कि सिर्फ इमरान खान नहीं, इस मुल्क में इतने ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्यों हैं, और फोकस इस बात पे होना चाहिए कि इस मुल्क में जहां पे बड़ी मुश्किल से हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक किसी हद तक ले लिया था, कि वो इतना जल्दी रिवर्स क्यों हो गए। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने मुस्तहकम होना है, फिर ये फंडामेंटल्स हैं एक सोसाइटी के, जो कि उस सोसाइटी को मुस्तहकम बनाने के लिए और उस इकोनॉमी को मुस्तहकम बनाने के लिए जो है वो ज़रूरी। सही। अच्छा झगड़ा साहब, अब क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि फोकस ये होना चाहिए, अगर मैं ये फोकस करूं कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद शायद अदलिया उस तरह से आज़ाद नहीं है, ये आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है, बहुत से पीका के कानून आ गए, शायद मीडिया भी उस तरह से आज़ाद नहीं है, अब जो आपका वर्कर है या जो एक आम इंसान है वो तो फिर पार्टी की तरफ देखेगा ना कि पार्टी हमें कोई स्ट्रेटजी दे जिसको हम फॉलो करें, क्योंकि पार्टी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, जो एक सियासतदान है वो सब इकट्ठे बैठ के कोई स्ट्रेटजी देंगे। हम इस तरह चुप करके बैठ तो नहीं सकते। एक मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि फिर क्या होगा, स्ट्रेटजी तो कोई होनी चाहिए ना। देखिए, दो काम होंगे। एक काम जो हम में से बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, जिनका जो है वो जाती सियासत में कोई जो है वो ऑब्जेक्टिव या फायदा जो है वो नहीं है, वो ये कि ये क्राइसिस खत्म हो, पाकिस्तान आगे जाए, और उसके लिए ये पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे इमरान खान का विजन अचीव करे। ठीक है जी। एक ये रास्ता है। ऑब्वियसली हुकूमत ये भी नहीं चाहती कि इस रास्ते पे ये पार्टी सक्सेसफुल हो। हुकूमत यही चाहती है कि जो है वो पीटीआई लीडर ए, पीटीआई लीडर बी से लड़े, बी जो है वो सी से लड़े, ए बी सी जो है फैमिली से लड़े, फैमिली जो है वो वकील से लड़े, वकील जो है वो वर्कर्स से लड़े। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो लड़ते भी हैं, पब्लिकली लड़ते हैं, पब्लिकली लड़ते हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है जी, ये हुकूमत की कामयाबी है, ये जो है वो इमरान खान की जो पार्टी जिसमें हम सब हैं, ठीक है जी, ये हमारी इतनी ज्यादा सपोर्ट होने के बावजूद ये हमारे स्ट्रगल को प्रोलॉन्ग कर रही है। लेकिन जो रास्ता पाकिस्तान के आगे जाने का है वो यही है कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो कि पीटीआई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर स्टीयर करे। जो दूसरा रास्ता है तो सर वो ये है कि तो आप कर नहीं पाए। अल्टीमेटली दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि अल्टीमेटली, ठीक है जी, जब आप ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए स्पेस नहीं देते तो पानी ने जब बहना होता है वो बह जाता है। जो आगे जाने का रास्ता है, जो पाकिस्तान की मजबूती का रास्ता है, वो तो यही है कि उसमें जो है वो हम पॉलिटिकल रास्ता ढूंढें, जिसके लिए इमरान खान को इंसाफ देना पड़ेगा, और जिसमें जो है वो आपको अपने आप को बचाने के लिए फ्री स्पीच पे क्लैंप डाउन या अदालती निज़ाम को तोड़ना या इलेक्शन को फॉर्म 47 करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पाकिस्तान का ही नुकसान है। झगड़ा साहब, एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि ऑपोजिशन का क्या किरदार रहा। अभी बहुत महंगाई हुई, पेट्रोलियम लेवी की मद में बहुत ज़्यादा आवाम से पैसा इकट्ठा किया गया। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए था, शोर मचना चाहिए था, ऑपोजिशन वो किरदार अदा नहीं कर सकी। जो एक पार्लियामेंट में आवाज़ें गूंजनी चाहिए थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। आपने अपनी हद तक बहुत किया, मोहम्मद जुबैर साहिब ने भी किया, बट दैट वाज नॉट इनफ। नहीं, इट इज नेवर इनफ। बट वो जो नेवर इनफ की बात है वो इसीलिए है कि ये हुकूमत अपनी नाजायज होने पे इतने ज्यादा डरती है कि उसने पूरे पाकिस्तान को एक प्रेशर कुकर की तरह जो है वो जो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनता है, बंद रखना है जब तक सब कुछ फटे ना, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है। हाँ,
लेकिन जहां तक बात उठाने की बात है, आपने देखा कि मिसाल के तौर पे जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, हमने इमीडिएटली ये हाईलाइट किया कि हुकूमत की मुनाफिकत देख ली, एक दिन में फिर उनको रिवर्स करनी पड़ी। आप हर रोज देख रहे हैं कि इसी तरह से जब उन्होंने सोलर पे टैक्स लगाया और गलत टैक्स लगाया, हमने आपको हुकूमत की मुनाफिकत दिखा दी। जब डीजल की कीमतों पे जो है वो एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट अली खिजर ने ये हाईलाइट किया कि डीजल की कीमतों पे जो रिफाइनरीज को मार्जिन दिया जा रहा था वो इंपोर्टेड डीजल का था, जबकि डीजल 100 रुपए सस्ता हो सकता था। हमने हाईलाइट किया और हुकूमत को वो फॉर्मूला चेंज करना पड़ा, और उसमें थोड़ा सा क्रेडिट मैं भी लूंगा इन द सेंस के हमने पार्टी में ये डिसाइड किया कि हम एक इकोनॉमिक थिंक टैंक बनाएंगे। उस थिंक टैंक में हमने अपने इकोनॉमिक व्यूज को कंसोलिडेट किया है। हम आपको हर रोज जो है वो की इश्यूज पे एजुकेट भी करते हैं, और आपने देखा है कि हम बड़ा कंसिस्टेंटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और अभी आप ये भी देखेंगे इस बजट में हमें हुकूमत को टफ टाइम सिर्फ नहीं देना, हमने इस हुकूमत को एक्सपोज करना है। क्योंकि एक हकीकत है सुजैन, वो ये कि अगर ये हुकूमत 4 साल में अवाम का बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, 4 साल बाद दुनिया की तारीख में कोई हुकूमत नहीं है जिसपे पता नहीं कोई आइंस्टाइन वाली इंटेलिजेंस जो है वो नाजिल होगी कि वो एकदम से पाकिस्तान को और इन हालात से निकालेगी, और जो 25 करोड़ जो है वो गरीब और मिडिल क्लास पाकिस्तानियों की हालत जो है वो बेहतर करेगी। ये नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते चैलेंजेस पर बात करेंगे, जो अब गर्मियों के आगाज़ पर भी भरपूर तरीके से दरपेश हैं। वीकेंड पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश और यालाबारी हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने मई के पूरे महीने में शदीद बारिशों के साथ साथ सिंध और बलोचिस्तान में एक शदीद हीट वेव की पेशगोई भी कर दी है। जबकि NDMA को बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। ये मौसमियाती तब्दीली क्या इशारा कर रही है और इसके असरात कितने संगीन हो सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक तरफ मई में शदीद बारिशें और दूसरी तरफ जनूबी इलाकों में हीट वेव, ये कंट्रास्ट क्यों है और इसकी क्या वजह है? जी, ये बिल्कुल मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये कंट्रास्ट हम देख रहे हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान और ये खास तौर पर साउथ एशिया के खित्ते में जो वेदर पैटर्न है वो बहरुल काहिल से डिटरमिन हो रहा होता है। बहरुल काहिल में इस दफा साइंटिस्ट ने एक एनॉमली देखी है, और वो ये है कि उस समंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी कि क्योंकि समंदर भी जंगलात की तरह कार्बन सिंक्स के तौर पे एक्ट करते हैं, तो जब समंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो यहाँ जो है एल नीनो का प्रोसेस जो है वो एक्सपेक्टेड था कि वो स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाएं और कहत साली और गर्मी की शिद्दत में इजाफा या हीट डोम वाला मामला जो हमने 2022 में देखा और उससे पहले भी वो हो सकता है। ये वही उसी वजह से जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी कोस्टल बेल्ट है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि शाम के टाइम भी, रात के टाइम भी जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारे ये जो सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ के इलाके हैं वहां पे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि वहां पे भी गर्मी अबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है, दिन के टाइम भी, रात के टाइम भी। लेकिन बारिश अचानक होती है और उससे मौसम थोड़ी देर के लिए बदलता है, फिर जब नहीं होती तो गर्मी पड़ जाती है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तगय्युरात हम देख रहे हैं, जो कि पहले से प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ऐसा मौसमियाती तब्दीली होगी जिसमें अचानक बारिश और फिर शदीद गर्मी और प्रोलॉन्ग जो है वो गर्मी के स्पेल चल सकते हैं, जो कि खतरे की बात है ज़राअत के लिए भी, और पानी की किल्लत का मसला भी पैदा हो सकता है। बिल्कुल, पानी की किल्लत की भी बात हो रही है। अच्छा, इस साल तो मूनसून में जो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो 30% बारिशें ज़्यादा होने का इम्कान है। ये किस हद तक ख़तरनाक है और ये इससे सैलाब का कितना ज़्यादा ख़तरा बढ़ सकता है, और ये गर्मियों का जो सीज़न है ये मौसमियाती लिहाज से कितना मुश्किल साबित होने जा रहा है? अच्छा, बिल्कुल ये प्रेडिक्शन थी इस दफा, लेकिन ये जो मौसम के जो मॉडलिंग करते हैं साइंटिस्ट, ये मॉडल हर महीने चेंज होता रहता है। तो इस साल जो साइंटिस्ट अभी तक की जो मॉडलिंग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि शायद एल नीनो जो है वो ही रहे, प्रोबेबिलिटी है उसकी 60%, लेकिन अगले महीने अचानक ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। उससे ये होगा कि बारिशें उस तरह से मानसून के स्पेल आप नहीं देखेंगे, लेकिन मानसून ऐसे देखेंगे, मानसून बर्स्ट, यानी कि अचानक बादल, अचानक बारिश और तेज बारिश, यानी कि क्लाउड बर्स्ट जैसे, या अचानक यालाबारी, ये मामला हो सकता है। लेकिन उसके बाद अचानक गर्मी और फिर कुछ ऐसे ड्राई स्पेल और फिर एकदम बारिश।
तो ये मामला हम देख सकते हैं, पर हो सकता है ये मॉडल तब्दील हो जाए क्योंकि दिस इज क्लाइमेट चेंज, अचानक चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी हम कह नहीं सकते कि यही कंडीशन रहेगी या एकदम से बारिश ज्यादा हो। दूसरी बात, ये इन्फोर्समेंट का लेवल आप इससे भी अंदाजा लगाएंगे कि अभी बजट आने वाला है और बजट में हम पिछले साल प्रिपेयर्डनेस से बजट हमने स्लैश कर दिया था, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, लेकिन इस साल अगर तो प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ग्रीन बफर जोन्स में इन्वेस्टमेंट जरूरी है, अगर तो ये चीजें हम बजट में देखते हैं तो इसका मतलब है कि वाकई में सीरियसनेस है हमारे इदारों में कि हम इस चीज को जो है वो इन्फोर्स कर सकें। अच्छा ज़ैनब साहिबा, ये भी बताइएगा कि जो ग्रीन कवर कम होने की बात हो रही है, दरख्तों की कटाई बहुत बड़ी है। रिसेंटली इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा दरख्तों की कटाई हुई, तकरीबन 29,000 से ज़ायद दरख्त थे। तो इसकी वजह से ये क्लाइमेट चैलेंज जो है ये कितना बढ़ गया है? ये बहुत अहम पॉइंट है और ये बहुत ज़रूरी है कि इसको एड्रेस किया जाए। बिल्कुल, जो पुराना जंगल होता है, पुराना दरख्त होता है 50-60 साल पुराना, अगर आप उसको काट देते हैं, उस दरख्त का अपना माइक्रो क्लाइमेट होता है, अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है और फिर उसकी जगह कोई भी नया दरख्त लगा देना, खास तौर पर जैसे इस्लामाबाद की बात कर लें, पाम लगाए जा रहे हैं। पाम लोकल दरख्त नहीं है, उसका नुकसान है हमारे इस इलाके में। तो ये बहुत बड़ा एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस होनी चाहिए, खास तौर पर जब हम वल्नरेबल है। इस्लामाबाद का टेम्परेचर पिछले कुछ सालों में मुसलसल बढ़ रहा है क्योंकि कंक्रीट इतना ज्यादा है, ग्रीन बफर मिटाई जा रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में समझा जाता है कि तरक्की का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जाओ, ग्रीन बफर्स काटते जाओ, दरियाओं को इंक्रोच करते जाओ। तो इस चीज पे बहुत जरूरी है सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, पेनल्टीज इस पे स्ट्रॉन्ग की जाए और जो हमारा पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, उसको अपग्रेड किया जाए, उसको रिवाइज किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बना दिया जाता। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दरख्तों को काट के, पुराने जंगल, और उसकी कंपेंसेशन नया दरख्त नहीं कर सकता, वो एकदम तबाही आती है शदीद गर्मी की सूरत में, कहत साली की सूरत में, फिर शदीद सैलाबों की सूरत में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा ज़ैनब साहिबा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान को अपनी क्लाइमेट और एनर्जी पॉलिसीज़ में किन बड़ी तब्दीलियों को लाने की ज़रूरत है ताकि ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसका असर कम हो सके? पाकिस्तान को एडहॉकिज्म से निकल के लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ फोकस करने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म गेन्स का नहीं सोचें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, होलिस्टिक प्लानिंग होनी चाहिए। एनर्जी में देखिए, पाकिस्तान ने अपने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि हम कमिट किया हुआ है क्लाइमेट एक्शन की मद में, हम कहते हैं 2030 तक हम अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, इतने परसेंटेज हम फिक्स कर देते हैं। लेकिन हमारी जो नेशनल पॉलिसीज है वो अलाइनमेंट नहीं होती उनकी हमारी कमिटमेंट्स के साथ। तो बहुत जरूरी है सोलराइजेशन, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट किया जाए, सब्सिडाइज किया जाए, क्योंकि अगर देखिए रूफटॉप सोलर अगर रेवोल्यूशन ना आई होती पाकिस्तान में, जो कि अपनी मदद आपके तहत लोगों ने की, तो आज ईरान की जंग की वजह से हम लोग बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं एनर्जी बहरान में। तो ये जरूरी है कि इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेकर आया जाए। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन की मद में भी हमें ये देखने की जरूरत है कि जो हम लोग अपनी फिस्कल प्लानिंग करते हैं और डेवलपमेंट प्लानिंग, एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं, क्या वो क्लाइमेट प्रूफ है, उसमें क्लाइमेट में कहाँ किधर पैसा लग रहा है, चाहे सूबा है चाहे डिस्ट्रिक्ट है। अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है ताकि वो उस चीज को हम असेस कर सके, रिकॉर्ड कर सके। ये इन्वेस्टर भी यही मांगता है इंटरनेशनली भी, और पाकिस्तान को अपना केस क्लाइमेट की मद में बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है क्योंकि अब जंगें इकोलॉजिकल रिसोर्सेज पर होती हैं। तो हमारा सबसे बड़ा इकोलॉजिकल रिसोर्स पानी जो है वो इस वक्त अंडर स्ट्रेस्ड है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।